वेरी गुड इवनिंग डे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके जो सॉल्व असाइनमेंट है उसके बारे में, कि जो स्टूडेंट आप का जो असाइनमेंट है वो आप यहाँ से भी देख के बना सकते हो। ठीक है, जिनके पास भी MHI 06 जिसका कोर्स टाइटल का नाम है एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एज, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। और उसके लिए आपको हमारे जो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर मैसेज करना होगा, पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने MHI 04 5 का, ठीक है, 4 का 5 का 06 07 का मैंने पहले ही अपलोड कर रखे। अगर आपने असाइनमेंट नहीं बनाया था वहां से भी देख के बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्वर्ट करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका MHI 06, जिसका नाम क्या है हिंदी में, भारत में विभिन्न युगों के दौरान सामाजिक संरचना का विकास। ये आपके 100 मार्क्स के असाइनमेंट। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। यहाँ पे टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको जो करना है टोटल 5 ही करना है। ठीक है, तो हर एक पार्ट से आपको, जो दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, तो इन दोनों में से आपको कम से कम, ठीक है, एक पार्ट से आपको 2 प्रश्न करने हैं और मैक्सिमम जो आप 3 ही कर सकते हो, क्योंकि टोटल आपको 5 ही करने हैं। ठीक है, तो 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। ये आपके क्वेश्चन है और ये यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में जो निर्वचन है उसकी क्या भूमिका है, चर्चा करना है। मतलब उसके बारे में आपको बताना है। जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये क्या होता है? तो जो इंटरप्रिटेशन होता है वो ये होता है कि किसी भी इतिहास को लिखना केवल जो तथ्य, जो साक्ष्य है उसको इकट्ठा करना नहीं होता है, बल्कि उसका एक मीनिंग निकालना, उसको एक अर्थ देना भी जो होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर इंटरप्रिटेशन की जो संकल्पना है उसका जो मतलब है उसको बताओगे, कि जो निर्वचन है, इंटरप्रिटेशन, उसका नॉर्मली मतलब क्या होता है कि किसी भी पाठ या शिलालेख या जो भी अवशेष है या कथा है, तो उसके अर्थों को समझना, फिर उसके बाद उसकी क्या करना, व्याख्या करना। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे बताओगे, फिर उसकी आवश्यकता बताओगे आप। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जैसे मृतक पंथ और इतिहास, फिर रिक्तियों को भरने में निर्वचन की भूमिका, ये सारा आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, आपके जो टोटल असाइनमेंट का पेज होना चाहिए वो होना चाहिए 25 मैक्सिमम रखना। ठीक है, 20 to 25 के बीच में ही रखना। इसके साथ ही आपके जो आई कार्ड की फोटो है वो भी अटैच होनी चाहिए उसी में, और फिर क्वेश्चन पेपर भी अटैच होना चाहिए। उसके बाद अपना एक असाइनमेंट जो है वो स्टार्ट करना। ठीक है, इंट्रोडक्शन पेज एंड साथ ही आपका जो एक पेज होता है जिसपे नेम, ठीक है, रोल नंबर आपका और सारी डिटेल जो होती है वो भी फिल होनी चाहिए, तो वाला भी पेज आपको क्या करना है, अटैच करना है। ओके, तो ये आपके असाइनमेंट है, आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप पढ़ लो इसको और बना के भी इसको लिख सकते हो। ओके, फिर एंड में क्या करोगे, आप इसका कंक्लूजन दे दोगे कि आपने ओवरऑल क्या सीखा, क्या देखा इसमें। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नवपाषाणीय काल में समाज की जो प्रकृति है उसके बारे में बताना है, कि जो नवपाषाणीय काल है तो उसके जो समाज का स्तर था वो कैसा था, उसकी जो प्रकृति थी वो कैसी थी। तो ये जो काल है इसमें ना मनुष्य ने ना पहली बार योजनाबद्ध रूप से क्या किया था, खेती किया था, पशुपालन करना सीखा था, और स्थायी तरीके से रहना भी इसी टाइम पे सीखा था। तो जिसे कई विद्वान क्या कहते हैं, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इस आर्थिक परिवर्तन के साथ समाज की प्रकृति भी कैसी थी, शिकार संग्रहक छोटे दलों से आगे बढ़कर कैसे आ गई थी, कि अधिक संगठित ग्राम आधारित अपेक्षाकृत स्थिर हो गई थी। काफी चीजें इस टाइम पे डेवलप्ड होने लग गए थे। इस काल में क्या हुआ कि जो गेहूं चावल है इनकी खेती होने लग गई थी, और जो पालतू पशु थे जैसे गाय, भेड़, बकरी, ये इन पे आधारित जो अर्थव्यवस्था थी वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके साथ ही इस काल में ही जो लोग थे वो गुफाओं से निकल के खुली जगहों में रहने लग गए थे, जैसे मिट्टी, ईंटें, सरकंडे आदि के घर में बसने लग गए थे। स्थायी और अस्थायी गांव भी जो विकास हुआ था वो इस टाइम पे हुआ था। ठीक है, सामाजिक संगठन, कुटुंब और जनजाति, ये आप बताओगे कि किस तरीके की वहां पे जनजाति थी, कि उसका लेवल कैसा था, जैसे रिश्तेदारी, वंश, इसके आधारित जो समूह थे वो यहाँ पे समूह जो थे प्रमुख इकाइयां थी। परिवार भी यहाँ पे थे, कि समाज की जो बुनियादी इकाई था वो क्या था, कि कई परिवार मिलकर क्या करते थे, क्लैन बनाते थे। अनेक क्लैन मिलकर क्या एक जनजाति बनाते थे, जिनकी भूमि और संसाधनों का सामूहिक पारिवारिक स्वामित्व
था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख दोगे। ओके, फिर क्या करोगे आप एंड में यहाँ पे कंक्लूजन भी दोगे कि ओवरऑल आपने इस पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो आपने उनसे क्या समझा, फिर एंड में आप यहाँ पे कंक्लूजन दे दोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि वैदिक काल में समाज की प्रकृति के बारे में अनुष्ठान क्या उजागर करते हैं, जो अनुष्ठान है वो उसको क्या बताते हैं। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हो कितना है, 1500 टू 500 ईसा पूर्व। और यहाँ पे जो समाज था, सत्ता व्यवस्था था, ये जो था ये धार्मिक आधार पे था। जैसे कि ये जो था ना, यहाँ पे मुख्य जो थे वो यज्ञ और जो अनुष्ठान है उस पे ये समाज टिका हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक जो था वहां पे असमानता, प्रतिष्ठात्मक और वर्णाश्रम व्यवस्था भी साफ दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, इसकी मुख्य जो विशेषता थी ये थी कि ये यज्ञ केंद्रित थे, यज्ञ को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, जिसमें अग्नि, मंत्र, आहुति यानी कि घी, अन्न, पशु आदि के माध्यम से देवताओं को क्या खुश करने की कोशिश की जाती थी, और फल प्राप्त करने की जो कल्पना थी वो भी की जाती थी कि भगवान को हम खुश करेंगे तो भगवान हमें बदले में कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में देंगे। ठीक है, तो ये जो थे ये अनुष्ठानों में यहाँ पे यजमान, ऋतुविज, पुरोहित, परिवार सदस्य, समुदाय के अन्य जो सदस्य थे वो अलग अलग भूमिका यहाँ पे निभाते थे, जो समाज के भीतर कार्य विभाजन और स्टेटस की झलक यहाँ पे ही देते थे। ओके, वन व्यवस्था जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि वन व्यवस्था भी देखने को मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस पे जो था वो समाज जो था वो 4 वर्णों में डिवाइड था। ठीक है, और सभी को अलग अलग धार्मिक और सामाजिक भूमिका यहाँ पे दी गई थी। यज्ञ जो होते थे जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय आदि यज्ञ जो थे वो धन और शक्तिशाली क्षत्रिय शासकों के लिए संभव थे, और ये जो थे जो ब्राह्मण पुरोहित होते थे वो करवाते थे। तो इसका जो अश्वमेध यज्ञ है इसका रामायण में भी हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। राजसूय यज्ञ, ये सब जो यज्ञ थे ये अपने धनी, ठीक है, और शक्तिशाली जो क्षत्रिय होते थे वो करवाते थे, क्योंकि नॉर्मल लोग इसको करवा नहीं पाते थे। ठीक है, और उसके बाद वर्गों की भूमिका क्या थी यहाँ पे कि जैसे जो ब्राह्मण वो क्या करेंगे, वेद मंत्रों के ज्ञाता होते थे, यही अनुष्ठान करवाते थे। वहीं पे जो क्षत्रिय होते थे वो यज्ञ के जो प्रमुख यजमान होते थे वही होते थे। तो अनुष्ठानों के द्वारा वो अपनी शक्ति, वैधता और क्षेत्रीय प्रभुता का सार्वजनिक प्रदर्शन यहीं पे करते थे। वहीं वैसे क्या थे कि ये जो थे संपदा, पशुधन, अन्न उत्पादन से जुड़े होते थे। ठीक है, मतलब इनका काम जो था वो जैसे कि दान, दक्षिणा, आहुति, आपूर्ति द्वारा स्थानिक व्यवस्था को क्या आर्थिक आधार ये देते थे। वहीं पे जो शूद्र होते थे वो क्या होते थे, सबसे लास्ट वाले ही होते थे। यज्ञ में सीधे पुरोहित भूमिका से अधिकतर ये बाहर होते थे, सेवा और सहायक कार्यों तक ये सीमित होते थे, और जिससे उनकी जो नीची सामाजिक स्थिति थी वो स्पष्ट वहां पे होती थी। ठीक है, सत्ता, प्रतिष्ठा और यज्ञ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बड़े वैदिक यज्ञ केवल जो होते थे धार्मिक क्रिया ही नहीं होते थे, बल्कि यहाँ पे राजनीतिक प्रदर्शन भी थे। इनसे राजा या प्रमुख स्वयं देवता का प्रिय रक्षक और दाता सिद्ध करते थे ये लोग। तो यहाँ पे ना जो यज्ञ अनुष्ठान होता था उसमें बहुत खर्चा होता था, दान होते थे, और भोज मतलब खाना पीना जो होता था वो भी होता था, जिससे कि जो वैदिक समाज है उसमें आर्थिक राजनीतिक शक्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित थी। ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवार, गृहपति, पितृसत्तात्मक ये व्यवस्था थी। ठीक है, आप इसको लिखना। स्त्री की स्थिति कैसी थी यहाँ पे वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था अनुसार इसके बारे में बताओगे, फिर वैचारिक धार्मिक दृष्टि के बारे में बताओगे यहाँ पे। ठीक है, फिर एंड में आप इसका कंक्लूजन लिख देना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के जो चिन्हित करने वाले सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक विक्षोभ है उसकी टिप्पणी करनी है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्राह्मण वर्चस्व वर्ण आश्रम थे इसकी ना कठोरता के विरुद्ध कई सारे विरोध किए गए। ठीक है, विद्रोह हुआ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सही नहीं थी, जैसे कि बलि देना सही नहीं था, भेदभाव करना, ये सारी चीजें जो थी वो गलत थी। तो उस टाइम पे बौद्ध और जैन धर्म जो थे वो उभर के सामने आए, जिन्होंने क्या किया कि जो भी कर्म कांड है उसको अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि नैतिकता है, अहिंसा है, ये चीजें होनी चाहिए, ना कि हम किसी भी पशुओं का बलि दे के हम अपने आप इष्ट को खुश करें। तो ये जो है ये गलत है, ये हिंसा का रूप ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, तो उन्होंने इन सब चीजों के अगेंस्ट बोला, और फिर उसके बाद ये जो है जैन और बौद्ध धर्म ये उभर के सामने आए। अब सामाजिक विक्षोभ में हम देखें तो यहाँ पे जो है इन्होंने वन व्यवस्था की कठोरता से यहाँ पे क्या किया, विरोध किया, क्योंकि ये जो थे ये 4 वर्ण में डिवाइड थे। वैदिक काल के अंत तक जो था वर्ण वो 4 भागों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शक्ति से यहाँ पे विभाजित किया गया। जो शूद्र होते थे उनको वेदों का जो अध्ययन है वो भी करना मना था, यज्ञ से वंचित रखा गया था, जिससे उनको ना निचली जाति
का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब उनके अंदर ये असंतोष उत्पन्न हो गया। वहीं पे क्षत्रिय वर्ग जो बुध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मणों के धार्मिक प्रभुत्व से आर्थिक राजनीतिक हाशिए पे यहाँ पे धकेल दिया गया। ठीक है, तो नगरीकरण और नई सामाजिक शक्तियां आप सामने उभर के आई कि जो महाजन पद है जैसे कि मगध, कोसल आदि के उदय से क्या हुआ, जो भी वैश्य थे, जो व्यापारी थे, वो जो वर्ग थे वो समृद्ध हो गए। पर वैदिक व्यवस्था में क्या हुआ कि उनकी जो धार्मिक स्थिति थी उनको गौण रख दी गई थी। तो इससे जो वैश्य थे उन्होंने बौद्ध जैन जैसे समावेशी धर्मों को भी क्या कर लिया, अपना लिया। इसके साथ ही जो स्त्रियां थी, ठीक है, स्त्रियों और जो शूद्रों की जो धार्मिक बहिष्कार ने भी सामाजिक तनाव को बढ़ाया, जबकि जो बौद्ध जैन समुदायों ने संघ में सभी को प्रवेश दिया। यहाँ पे क्या बोला था कि जैन धर्म में हर कोई व्यक्ति आ सकता है, बौद्ध धर्म में भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, तो ये है। इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, बहुत सारे यज्ञ होते थे तो उसमें काफी ज्यादा खर्चा होता था। ये भी चीजें, पशु बलि और जो हिंसक अनुष्ठान होते थे, तो वो सारी चीजें जो होती थी उसमें क्या इन मांगों को जन्म दिया कि जो बौद्ध है और जो जैन धर्म है, जैन में भी महाव्रत लिए गए थे और बौद्ध में पंचशील को अपनाया गया था। तो इस वजह से इनको क्या किया, अपनाया। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म को। यहीं पे ब्राह्मण वर्चस्व और भ्रष्टाचार भी आ गए थे। जैसे ब्राह्मणों ने वेदों और कर्म कांडों को एकाधिकार बना लिया। दक्षिणा और दान के नाम पे क्या शोषण करते थे वो। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कि जैन और बौद्ध धर्म उभर के सामने आए। ठीक है, इसको आप लिखना। ओके, और इसके अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप ये जो हमारा नंबर है यहाँ पे कांटेक्ट करके पीडीएफ को ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चर्चा कीजिए कि जो प्रारंभिक मध्ययुगीन समाज है उसका क्या अर्थ है। यानी कि जो अर्ली मिडिवल पीरियड है, आमतौर पे इसके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, पेपर में भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, ये जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में भी रिपीट हो जाते हैं। ये प्रारंभिक मध्ययुगीन समाज की जो धुरी थी वो भूमि अनुदान की प्रथा थी। वहां पे क्या होता था, राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को ना कर मुक्त भूमि दान दी जाती थी। मतलब किसी प्रकार का वहां पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। ये जो प्रथा थी आधिकारिक और जो सरदार तक वहां तक फैल गई थी, जिससे वेतन के बदले क्या भूमि अधिकार भी प्राप्त किए। ओके, इसमें लिखना कि सामंत वर्ग का कैसे उदय हुआ, कि यहाँ पे इससे ना भूमि आधारित बिचौलिया या सामंतों का एक शक्तिशाली वर्ग उभर के सामने आया, जिसने क्या किया, किसानों पे अब सीधे राजा के प्रति नहीं बल्कि स्थानीय सामंतों के प्रति उत्तरदायी ये लोग हो गए थे। यहाँ पे ना ये हायरार्की समाज बना था। किसानों की स्थिति आप बताओगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो विचारक है इनका भी आप नाम लिख देना कि इनके जो तर्क है वो है कि किसानों की जो स्थिति है वो अर्धदास जैसी हो गई थी, क्योंकि उन पर बेगार और भारी करों का बोझ बढ़ गया था। ठीक है, ये आप लिख लेना। सारे क्वेश्चंस के कंक्लूजन लिखोगे, क्योंकि कंक्लूजन नहीं लिखोगे ना तो आंसर जो है वो इतना इफेक्टिव दिखता नहीं है। पार्ट बी में क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रायद्वीपीय भारत की ग्रामीण समाज की प्रकृति पे क्या करना है, टिप्पणी करना है। ठीक है, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें जो ग्रामीण समाज की जो स्थिति थी, प्रकृति थी, जो उसका नेचर था वो कैसा था। तो ये जो था ना ग्रामीण समाज, ये ना कृषि पे आधारित था, लेकिन वहां पे जाति, वेशभूषा और जो स्वामित्व है वो धार्मिक संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई थी। तो इस तरीके से भी वहां पे डिवाइड किया गया था। वहां पे जो मेन शासक थे वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर आदि जो राजवंश थे वो उनके शासन के दौरान क्या हुआ था, गांव केवल वहां पे आर्थिक इकाई नहीं थी बल्कि यहाँ ना सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का भी केंद्रीकरण आधार बन गया था। तो यहाँ पे गांव और जो बसावट की प्रकृति है उसके बारे में बताओगे कि जो मध्यकाल में लगातार नए गांव बसाए गए थे, जंगल और जनजातीय क्षेत्रों को सफाई करके जो क्षेत्र थे, ठीक है, उनको कृषि भूमि में बदल दिया गया था। और जो जनजाति थे वो वहां पे जनजातियों को वहां पे बसा के उन्हें कृषक भी बना दिया गया था। ठीक है, तो गांव के जो प्रकार थे वो थे साधारण कृषक गांव, ब्रह्मदेव, मतलब जो ब्राह्मणों को दान दिए गए थे ना गांव वो वाले। दूसरा देवादान, मतलब मंदिरों को जो दान दिए गए थे वो वाली भूमि थी ये। ठीक है, तो उस तरीके के जो दान थे वो देवदान कहलाते थे। तो देवादान, देवादान क्या था, देवादान या फिर देवदान, ये जो मंदिरों को दान में मिला था, जिसमें मंदिर प्रमुख जमींदार की तरह ही कार्य करते थे, तो ये वाला दान होता है। ठीक है, सामाजिक संरचना बताओगे कि यहाँ जो संरचना था मतलब वर्ण व्यवस्था पे आधारित था, कि ब्राह्मण जो होगा सबसे प्रमुख होगा। ठीक है, एंड फिर गैप ब्राह्मण जमींदार जाति थे, जैसे कि तमिल में वेल्लार, और फिर शिल्पी। ठीक है, अलग अलग स्तर पे यहाँ पे जातियों को डिवाइड किया गया था। अनेक गांव यहाँ पे बसाए गए थे, और जो अनेक गांव थे वो क्या थे, एक जाति भी थे। अनेक गांव एक जाति भी थे, एक जाति के किसानों का समूह था, और उनके जो अनेक बहुजातीय थे, जहाँ उच्च कोटि के भूमिधर, मध्य वर्गीय किसान, सेवा समूह, जो अस्पृश्य जाति है, उनके अलग अलग मोहल्ले में भी
वहां पे जो बस्तियां थी वो भी रहती थी। ठीक है, तो अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग बस्तियां भी वहां पे रहती थी। एंड आर्थिक संबंध, भूमि और श्रम के बारे में बताओगे कि कैसे वहां पे सिंचित कृषि होती थी, तो कैसे धान में ऐसे पानी वगैरह का होता था कि नहर, टैंक, इनके बांधों बांधों के माध्यम से वहां पे सिंचित की जाती थी खेतों को। ठीक है, फिर भूमि स्वामित्व के बताओगे कि कैसे ये बहुस्तरीय था, प्रत्यक्ष कृषक थे, मध्यस्थ थे, ऊपर राजा, या फिर जो मंदिर अग्रहार को कर और उपज का हिस्सा। ठीक है, ये बताओगे आप यहाँ पे। ओके, लिख लेना आप इसमें से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बीडी चट्टोपाध्याय और एन जिगलर के जो शोध है उसके संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति बताना है। दोनों के अलग अलग है, तो उसके संदर्भ में आपको क्या करना है, राजपूतों की उत्पत्ति बताना है। दोनों क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन ये अलग अलग भी आ सकता है पेपर में और एक भी आ सकता है, तो यहाँ पे दोनों के हमें लिखने होंगे। जैसे पहले बीडी चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं, जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राजपूतीकरण कहते हैं। उनकी जो बुक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ द राजपूत, उसमें उन्होंने उत्पत्ति की किसी या नस्ल या जाति क्षेत्रीय वन से उनको नहीं कनेक्ट किया, बल्कि उन्होंने इसको क्या कहा कि एक दीर्घकालिक राजपूतीकरण की प्रक्रिया कहा यहाँ पे, कि ये जो है ये राजपूतीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, उन्होंने जनजातीय स्थानीय सरदारों से राजपूतों के बारे में बात की। उन्हें तो उनके अनुसार जो राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत है, उनके अनेक जनजातीय मुखिया, स्थानीय सैन्य सरदार, भूमि नियंत्रक समूह गुप्तोत्तर काल में जो क्षेत्रीय राजनीति के भीतर उभरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जनजातीय स्थानीय सरदारों से राजपूतों का कैसा कनेक्शन था उसके बारे में बताया। उसके बाद राजनीतिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में यहाँ पे बात की गई। ठीक है, ब्राह्मणीकरण और वंशावली की बात की गई कि यहाँ पे जो चट्टोपाध्याय उनके अनुसार जो राजनीतिक है, राजनीतिक उभार के साथ साथ यहाँ पे ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया भी चली थी। मतलब स्थानीय सरदारों ने ना ब्राह्मणों की मदद से अपने वंश की जो पौराणिक वंशावली है वो तैयार करवाई थी। तो इस वंशावली के माध्यम से वो स्वयं को क्या कहते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और कभी कभी अग्निकुल भी घोषित करते हैं, और जिससे उन्हें अपने सामाजिक वैधता, ऊर्जा, वो जो ऊंचा दर्जा है वो भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता दोगे कि जो चट्टोपाध्याय ओवरऑल क्या कहते हैं कि राजपूत एक समरूपी जाति नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक विविध मूल के समूह है, जो प्रारंभिक मध्ययुगीन राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों के बीच राजपूतीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर एक विशिष्ट कुलीन योद्धा वर्ग के रूप में उभर के सामने आए हैं। वहीं पे जो नॉर्मन जिगलर है, उनका क्या है कि ये जो है नॉर्मन पी जिगलर, इनका जो मुख्यतः है, ये कहते हैं कि मारवाड़, राजस्थान और मुगल राजपूत संबंधों पर ये केंद्रित है, लेकिन इससे राजपूतों के उत्थान और संगठन की प्रकृति समझने में अहम संकेत हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि ये जिगलर है, ये बताते हैं कि राजपूत समाज है, उसकी जो मूल इकाइयां है, वंश, भाईबंध और सगा, ये ही थी। ठीक है, रिश्तेदारी के जो व्यापक नेटवर्क थी ये थी। तो इस इन अकॉर्डिंग तो ये है। मृतक निर्माण और वंशावली की बात करते हैं, सेवा संबंध उत्थान। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये दिखाते हैं कि जो जिगलर है वो दिखाते हैं कि जैसे जैसे मुगल राजपूत गठबंधन बना ना, तो राजपूत पहचान का एक जो स्तर है वो भी उभर के सामने आ गया था। ओके, अब इन दोनों के दृष्टिकोण भी है, संयुक्त दृष्टिकोण भी है, उसको भी आपको यहाँ पे समझ के लिखना होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशी काल के दौरान विदेशी प्रवास की प्रकृति पे आपको टिप्पणी करना है कि जो उपनिवेशी काल था उसके दौर में, खासकर पे जो 19वीं 20वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत से बड़े पैमाने पर विदेशों की और मानव का क्या हुआ, प्रवासन हुआ था। तो इस प्रवास को समझने के लिए उसकी प्रकृति कितना स्वैच्छिक है, कितना बाध्य है, कौन कौन से वर्ग है, किन क्षेत्रों की ओर, ठीक है, किस प्रकार से काम करना, ये सब हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा वन मजदूर प्रवास, जैसे इंचर्ट प्रणाली के बारे में बात करोगे कि कैसे दास प्रथा समाप्त होने के बाद भी जो चीनी, रबर, चाय आदि की बगानों के लिए जो सस्ते श्रम थे उसकी आवश्यकता होती थी, तो आवश्यकता ने क्या किया, इन जड़ मजदूरों की व्यवस्था को भी पैदा कर दिया, तो जिस वजह से यहाँ से लोगों को ले जाया जाने लग गया। जो भारतीय मजदूर थे, भारतीय मजदूर को अनुबंधित श्रमिक के रूप में भी मॉरिशस, फिजी, त्रिनाद, गुयाना, सुरीनाम, दक्षिण साउथ अफ्रीका में भेज दिया गया था। उन्हें कागज पर स्वतंत्र दिखाया गया था, पर अक्सर जो थे वो कठोर शोषणकारी थे, काफी ज्यादा उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन वहां पे होता था। भर्ती में क्या होता था, धोखाधड़ी हो जाती थी, दबाव, फंसाने की प्रवृत्ति ये जो थी नॉर्मल हो गई थी। जहाजों में भीड़, बीमारी और बहुत लंबे सफर उनको तय करना होता था। ठीक है, काफी ज्यादा हार्ड डिसिप्लिन, नस्ल भेद, ये सारी चीजें से नई गुलामी जो होते हैं ना वो वहां पे पैदा कर दिया था। तो ये जो था, आप यहाँ पे बताओगे कि कैसे बंद मजदूर प्रवास की स्थिति वहां पे थी, और स्वैच्छिक और मुक्त प्रवास भी थे, कि ये जो साथ साथ यहाँ पे मुक्त प्रवास मतलब फ्री पैसेंजर या फिर फ्री पैसेंजर माइग्रेशन भी वहां पे हुआ था, जिसमें जो व्यापारी
ठीक है? इससे बनिए जो थे, साहूकार, छोटी पूंजी वाले व्यवसायी, क्लर्क, शिक्षक, कारीगर आदि जो होते थे अपनी लागत पर बर्मा, श्रीलंका, माल्या, पूर्वी अफ्रीका, फिजी इन सब कंट्री में गए थे। ठीक है? तो आप यहाँ पे बताओगे कि अनेक सिपाहियों के बारे में बताओगे, पुलिस सेवा, रेलवे सेवा, दफ्तर में कैसे गए, तो इसके साथ ही यहाँ पे आप बताओगे कि समुदाय जैसे जो चेतिया, मारवाड़ी, गुजराती, बनिया, सिंधी, पंजाबी ये जो लोग थे, ये भी अपने स्वेच्छा के अनुसार वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान गए थे। ठीक है? प्रवास की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी? अब क्यों ऐसे हुआ? तो देखो बहुत सारा जो कंडीशन था वो हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा भूमि राजस्व था, अकाल था, कर्जदारी थी, गरीबी थी। तो इन सब वजह से क्या लोग जो थे वो यहाँ से वहाँ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जॉब के लिए मतलब काम के लिए, पैसों के लिए जाने को क्या हो गए मजबूर हो गए। ठीक है? औपनिवेशिक नियंत्रण और विरोध विरोध भी किया गया औपनिवेशिक राज्य ने प्रवास को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जैसे इंडियन इमिग्रेशन एक्ट आदि कानूनों के द्वारा ताकि श्रम की जो निरंतर आपूर्ति है वो बनी रहे और आलोचना भी रेगुलेशन के नाम पर जो शांत हो। ठीक है? शोषण खराब परिस्थिति भारतीय राष्ट्रवादी चेतना के बढ़ने के साथ इंचेस प्रणाली पर तीखा विरोध भी हुआ जैसे गांधी जैसे नेताओं ने किया था यहाँ पे विरोध दक्षिण अफ्रीका में और भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत में प्रणाली को अन्यायपूर्ण अमानवीय बताते हुए इसके विरोध में अभियान भी चलाए थे जिसके बाद 1917 और 1921 के बीच में ये जो प्रणाली थी वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक है? तो जबरन भी ले गया गया था ऐसा भी हुआ और ऐसा भी हुआ कि स्वैच्छिक ठीक है स्वैच्छिक प्रवास भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उपनिवेशवाद ने जाति की धारणाओं को आकार दिया क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं है आप इसको बताओगे कि ये जो उपनिवेशवाद है इसने जाति की धारणाओं को सिर्फ दर्ज नहीं किया बल्कि उन्होंने नए ढंग से गढ़ा था कठोर किया उन्होंने चेंज करके बताया। ठीक है उसके बारे में है यहाँ पे कि पहले जो था जाति की स्थिति क्या थी फिर उसके बाद का सिस्टम जो आया कैसा हुआ मतलब उसको जो चेंज किया गया तो उसमें क्या मतलब हुआ फिर जनगणना और जाति का फ्रीज हो जाना ये कैसा था। ठीक है उसके बारे में आप लिखोगे फिर कानून जमींदारी और क्रिमिनल ट्राइब्स। ओके लिख लेना यहाँ से अब आप। ठीक है तो ये मैंने आपको टोटल जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है सबके सोल्यूशन मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से लिख सकते हो। ठीक है आपको कोई 5% ही करने हैं सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है नेक्स्ट असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप कमेंट में जरूर बताना। ओके